हेलो फ्रेंड्स, बुक पावर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, डेरियस फोरू की एक शानदार किताब के बारे में। हर सुबह जैसे ही हम उठते हैं, हमारा दिमाग दौड़ने लगता है। आज क्या करना है, लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करें, ऑफिस का प्रेशर, घर वालों की उम्मीदें, ये सब मिलकर एक ऐसा मेंटल प्रेशर बना देते हैं जो हमारे पूरे दिन का मूड खराब कर सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक बात समझ लें तो जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है, और वो है डायकॉटमी ऑफ कंट्रोल, यानी कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और कौन सी नहीं। ये आइडिया स्टोइक फिलॉसफी से आता है, जो कहती है कि पीस और हैप्पीनेस तभी मिल सकती है जब हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे कंट्रोल में हैं, बाकी चीजों को लेट गो करना सीखें। डेरियस फोरू ने इसी कॉन्सेप्ट से किताब की शुरुआत की है, बिल्कुल सिंपल और आज के टाइम से जुड़ी हुई बातों के साथ। सोचिए, आपने सोशल मीडिया पर एक फोटो डाली। आपको उम्मीद है कि लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, लेकिन अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया या किसी ने इग्नोर कर दिया तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, डीमोटिवेटिंग लगेगा। लेकिन अब सोचिए, क्या लोगों का रिएक्शन आपके कंट्रोल में है? नहीं। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये था कि आपने क्या डाला, क्यों डाला और आपने उसे कैसे देखा। बाकी सब, लोगों की सोच, उनका मूड, उनका टाइम, वो सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं। और जब हम अपनी खुशी को इन एक्सटर्नल चीज़ों से जोड़ देते हैं तो हम अपनी इनर पीस दूसरों के हाथों में दे देते हैं। डेरियस कहते हैं, अगर आपको सच में पीस चाहिए तो बस एक सिंपल नियम याद रखो, अपने एक्शंस पर फोकस करो, रिजल्ट्स पर नहीं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। और अगर हम ये हैबिट बना लें कि हम हर सिचुएशन में सबसे पहले ये पहचानें कि ये किस कैटेगरी की चीज़ है, तो हमारा रिएक्शन और माइंडसेट दोनों काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। अगर कोई चीज़ अनकंट्रोलेबल है तो उस पर एनर्जी वेस्ट करने का मतलब है कि हम खुद को अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहे हैं। सोचिए, अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं और रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब आप अपसेट हो सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी अम्ब्रेला निकाल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे हमारा पर्सपेक्टिव हमारा एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। फोरू का मानना है कि माइंडसेट ही वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल हमें एक क्लियर लेंस देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों को बदलना पॉसिबल है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को बदलना आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ अपनी बाउंड्रीज बना सकते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रख सकते हैं, और खुद को उस तरह से बिहेव करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं कि दूसरों से आपको रिस्पेक्ट मिले। जब आप खुद को बदलते हैं तो इनडायरेक्टली सिचुएशंस भी आपके फेवर में आने लगती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप सिर्फ अपने कंट्रोलेबल एक्शंस पर फोकस करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगता है, क्योंकि तब आप हर रिजल्ट को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं, ना कि फेलियर की तरह। फोरू बताते हैं कि जब उन्होंने ये कंसेप्ट समझा तब उन्हें एहसास हुआ कि कई सारी चीज़ों से डरना बिल्कुल बेकार था, जैसे कि रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या अनसर्टेनिटी, क्योंकि वो सब उनके कंट्रोल में थी ही नहीं। तो डरने का कोई मतलब नहीं था। करियर अनसर्टेनिटी आजकल हर किसी को फेस करनी पड़ती है। कोई जॉब चला जाता है, कोई सैलरी से खुश नहीं है, किसी को अपने काम में पर्पस नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम इस अनसर्टेनिटी को इस नज़र से देखें कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो हम उसे एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं और फिर अपने एफर्ट को उस डायरेक्शन में लगाना शुरू कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, जैसे न्यू स्किल्स सीखना, नेटवर्किंग करना, प्रोजेक्ट्स में खुद को प्रूव करना। इसी तरह से सोशल मीडिया का प्रेशर, किसी और की जिंदगी देखकर खुद को कम समझना। अगर आपको हमारी फ्री सार्स अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर इनसिक्योर फील करना, ये सब तब तक होता है जब तक हम ये नहीं समझते कि वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम बस अपनी लाइफ ऑनेस्टली जी सकते हैं, और जब हम खुद के एक्शंस, हैबिट्स और थॉट्स पर फोकस करते हैं तो कंपैरिजन खुद ही फेड हो जाता है। फरू कहते हैं कि जब आप ये समझ जाते हैं कि पीस तब पॉसिबल है जब आप कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं, तब आपकी ज़िंदगी एक अलग ही डायरेक्शन में चलने लगती है। आप ज़्यादा रिलैक्स्ड, ज़्यादा फोकस्ड और प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब आप हर मोमेंट को एक्सेप्टेंस के साथ जीते हैं, ना कि रेजिस्टेंस के साथ। ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि स्ट्रेस को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका है डिटैच फ्रॉम आउटकम एंड अटैच टू प्रोसेस। जब हम प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो हम ग्रो करते हैं, सीखते हैं और मैच्योर होते हैं, और यही असली सक्सेस है। हर दिन जब आप किसी सिचुएशन का सामना करें तो बस एक सिंपल सवाल खुद से पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ, तो एक्शन लीजिए।
अगर नहीं तो लेट इट गो। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी आदत बन जाएगी और आपकी लाइफ में क्लैरिटी और कामनेस आ जाएगी। इसी तरह स्टोइक फिलॉसफी और डेरियस फोरू की सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सप्लेनेशन हमें एक ऐसा माइंडसेट देती है जो आज के तेज और कंफ्यूज वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। पीस जो हम बाहर ढूंढते हैं वो असल में अंदर से आती है और उसका रास्ता यही है कंट्रोल को समझना और उसे सही तरीके से अप्लाई करना। अगर आप ये फिलॉसफी अपनाते हैं तो शायद आपकी प्रॉब्लम्स खत्म ना हो लेकिन उनका असर ज़रूर कम हो जाएगा। और यही तो हम सब चाहते हैं, एक पीसफुल, क्लियर और फुलफिलिंग लाइफ। जब हम जिंदगी के बारे में गहराई से सोचते हैं तो हमें एहसास होता है कि बहुत सारी परेशानियां हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर से आती हैं। हम खुद को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, डरते हैं, खुद को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, लोगों से वैलिडेशन मांगते हैं और फिर भी खुद से कभी खुश नहीं हो पाते। इन्हीं इमोशंस और थॉट्स को समझने का एक तरीका है स्लो डाउन करना, बैठकर अपने मन से बात करना, यानी एक तरह का सेल्फ मेडिटेशन। और यही काम करती हैं वो चिट्ठियाँ। हर एक लेटर जैसे एक छोटा सा मेडिटेशन हो। इस किताब में हर लेटर 2 से 4 पेज की होती है, लेकिन उसके अंदर जो बात कही जाती है वो सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचती है। हर लेटर किसी एक खास थीम पर आधारित होती है, जैसे कि फियर, ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन, चेसिंग वैलिडेशन या फिर लेटिंग गो। और क्योंकि ये छोटी छोटी रिफ्लेक्शंस होती हैं इसलिए इन्हें पढ़ना आसान होता है और बार बार पढ़ने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना दोस्त हमें समझा रहा हो या शायद हम खुद अपने दिल की बातों को कागज पर पढ़ रहे हों। हर लेटर एक सवाल उठाती है और फिर धीरे धीरे उस सवाल का जवाब ढूंढती है, लेकिन वो जवाब हमें खुद के अंदर ही मिलता है। जैसे कि एक लेटर में फियर की बात होती है। हम सभी किसी न किसी डर से जूझ रहे होते हैं, कभी फेलियर का डर, कभी रिजेक्शन का, कभी अकेले रह जाने का। लेकिन इस लेटर में बताया गया है कि डर को अवॉइड करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे समझना और उसका सामना करना। ये डर हमें कुछ सिखाने आया है, न कि हमें रोकने। जब हम डर के साथ बैठते हैं, उसे पूछते हैं तुम मुझे क्या दिखाना चाहता है, तो हमें धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगती है। फिर एक दूसरी लेटर में ओवर थिंकिंग की बात होती है। ये बहुत रिलेटेबल है क्योंकि हम सब किसी न किसी बात को बार बार सोचते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई सिचुएशन वैसी नहीं रही जैसी हमने सोची थी, या फिर हम फ्यूचर को लेकर एंग्शियस हो जाते हैं। ये लेटर हमें सिखाती है कि सोचते रहना सॉल्यूशन नहीं लाता बल्कि और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये लेटर हमें ग्राउंडेड होने का तरीका सिखाती है। ब्रीथ करो, पॉज करो और ट्रस्ट करो कि जो होना है वो होगा। हर चीज़ को बार बार एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। एक और पावरफुल लेटर होती है वैलिडेशन के बारे में। हम सब किसी न किसी तरह से लोगों से अप्रूवल चाहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर लाइक्स हों या रियल लाइफ में तारीफें। हम अपनी वर्थ को दूसरों के रिएक्शन से मेजर करने लगते हैं, लेकिन ये लेटर एक जेंटल रिमाइंडर देती है कि हमारी वैल्यू पहले से है, हमें उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम दूसरों की नज़रों में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं तो हम खुद से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद से जुड़ते हैं तो वैलिडेशन की ज़रूरत धीरे धीरे कम होने लगती है। ये लेटर पढ़कर ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल की बात कह दी हो। ऐसा नहीं लगता कि हम कोई बहुत हैवी फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक दोस्त ने हमें एक ऑनेस्ट चिट्ठी लिखी है जो हमें सच के थोड़े करीब ले जा रही है। हर लाइन में एक ऑनेस्टी होती है, एक सॉफ्टनेस होती है, और शायद इसीलिए ये लेटर्स इतनी कनेक्ट करती हैं। हर लेटर के बाद मन करता है कि थोड़ा रुकें, सोचें और उस थॉट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करें। ये लेटर्स कोई क्विक फिक्स नहीं है, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये धीरे धीरे असर करती हैं, जैसे हल्की बारिश ज़मीन को गहराई तक भिगो देती है। इन्हें पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हमें हर आंसर अभी नहीं चाहिए, बस इतना जानना ज़रूरी है कि हम अकेले नहीं हैं और हम धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। इस फॉर्मेट की एक ख़ास बात यह है कि ये रिपीटेबल है। आप आज कोई लेटर पढ़ें, फिर एक हफ्ते बाद वही लेटर दोबारा पढ़ें, तो उसका मतलब और भी गहरा लगता है, क्योंकि हर बार हम किसी नए थॉट या फीलिंग के साथ उस लेटर को देखते हैं। जैसे मेडिटेशन में हम रोज़ वही ब्रेथ ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हर दिन उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, वैसे ही ये लेटर्स भी हर बार नया मीनिंग ले आती हैं। कुछ लेटर्स थोड़ी रॉ होती हैं, जैसे ग्रीफ या लोनलीनेस पर लिखी गई, लेकिन ये दर्द भी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से शेयर किया गया है। ऐसा नहीं लगता कि हमें बस स्ट्रांग बनो या पॉजिटिव सोचो कहा जा रहा है, बल्कि ये लेटर्स हमें अलाउ करती हैं कि हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें, उनके साथ बैठें और धीरे धीरे हीलिंग की तरफ बढ़ें। इन लेटर्स को आप किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हैं। कोई रूल नहीं है कि किसे पहले पढ़ना है। जिस दिन जैसा फील हो रहा हो वैसी लेटर उठा लो।
ये फ्रीडम भी बहुत सूदिंग लगती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हीलिंग और ग्रोथ लीनियर नहीं होते। कभी कभी हमें पीछे जाना पड़ता है ताकि आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ मिल सके। हर लेटर एक जेंटल पॉज है। ये हमें तेज दुनिया की भाग दौड़ से थोड़ा ब्रेक देती है। ये सिखाती है कि हर आंसर जल्दबाजी में नहीं मिलता। कभी कभी बस बैठकर सुनना होता है, अपने मन की आवाज़ को, अपने दिल की विस्पर्स को। और इन लेटर्स में वो शांत आवाज़ मिलती है जो कहती है, इट्स ओके, यू आर डूइंग फाइन, जस्ट ब्रीव। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये आपको बेहतर बनने की ज़रूरत नहीं बताती, बल्कि ये आपको याद दिलाती है कि आप जैसे हो वैसे ही बहुत इनफ हो। इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेंस है। और शायद आज की दुनिया में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर लेटर एक गिफ्ट है, माइंड के लिए, हार्ट के लिए और सोल के लिए। और जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये एक्सपीरियंस सिर्फ एक किताब पढ़ने का नहीं होता, बल्कि एक जर्नी का होता है। ऐसी जर्नी जो बाहर की नहीं, अंदर की होती है। और यही जर्नी सबसे खूबसूरत होती है। अगर आप कभी कंफ्यूज महसूस कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, या बस खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हो, तो इन लेटर्स की तरफ लौट आइए। ये आपको धीरे धीरे उस वर्जन की ओर ले जाएंगी जो आप हमेशा से थे, बस भूल गए थे। और हर बार आपको ये याद दिलाएंगी कि क्लैरिटी, पीस और सेल्फ लव बाहर नहीं, आपके ही अंदर है। आज की दुनिया में हम सबको एक चीज़ लगातार खींच रही है, डिस्ट्रैक्शन। हर तरफ से नोटिफिकेशंस आ रही हैं, हर पल कुछ ना कुछ नया दिख रहा है। और हमारा माइंड एक जगह टिक ही नहीं पाता। हम कुछ करने बैठते हैं और कुछ ही मिनट में फ़ोन उठाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, फिर भूल जाते हैं कि असल में करना क्या था। यही है वो डिजिटल नॉइज़ जिसके बारे में डेरियस फोरू बात करते हैं। उनके मुताबिक ये नॉइज़ सिर्फ आवाज़ नहीं है, ये हमारी क्लैरिटी, फोकस और अल्टीमेटली हमारी ज़िंदगी को क्वाइटली खा रही है। फोरू कहते हैं कि हमारी अटेंशन सबसे कीमती चीज़ है, और ये कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी हम अचीव करते हैं वो हमारे ध्यान के इस्तेमाल पर ही डिपेंड करता है। चाहे वो लर्निंग हो, रिलेशनशिप्स हों, करियर गोल्स हों या सेल्फ ग्रोथ, हर चीज़ के लिए सबसे पहले हमें अपना ध्यान देना होता है। लेकिन जब ध्यान ही बंटा हुआ हो, जब हर 2 मिनट में हम किसी नए टैब पर चले जाते हैं, जब हर बीप पर हमारा माइंड इधर उधर वॉन्डर करता है, तो हम किसी भी चीज़ से गहराई से कनेक्ट नहीं हो पाते। सोचिए, जब हम किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं और बीच में बार बार फ़ोन चेक करते हैं, तो ना हम उस दोस्त को पूरी तरह सुन पाते हैं, ना ही उस कनेक्शन को ट्रूली महसूस कर पाते हैं। वैसे ही जब हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं और हमारा माइंड बार बार किसी अलर्ट या थॉट की तरफ भाग रहा होता है, तो वो मोमेंट धीरे धीरे खो जाता है। ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं खा रहा, ये हमारे अंदर की शांति, क्रिएटिविटी और सेटिस्फैक्शन को भी चुपचाप खत्म कर रहा होता है। फवू इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। जैसे हम पैसे बचाते हैं, जैसे हम वैल्यूएबल्स को लॉक में रखते हैं, वैसे ही हमें अपने ध्यान को भी कॉन्शियसली गार्ड करना चाहिए। वो कहते हैं कि आज की दुनिया में अटेंशन ही असली करेंसी है, और हर प्लेटफॉर्म, हर ब्रांड इसी के पीछे पड़ा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब आपकी अटेंशन के लिए compete कर रहे हैं, और हम बिना सोचे समझे वो अटेंशन बांटते जा रहे हैं। एक रील यहाँ, एक ट्वीट वहाँ, एक आर्टिकल बीच में, और धीरे धीरे हमारा माइंड शैलो हो जाता है। हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी गहराई से नहीं समझ पाते। इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की कॉस्ट बहुत सटल होती है, इसलिए हम उसे तुरंत महसूस नहीं करते। लेकिन जब दिन खत्म होता है, और जब दिन खत्म होता है तो हम सोचते हैं आज किया क्या, तो लगता है कुछ भी पूरा नहीं हुआ। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, हाफ डन काम, स्कैटर्ड थॉट्स और एक परपीचुअल डिसैटिस्फैक्शन। फरू कहते हैं इस साइकिल को तोड़ने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। हमें यह समझना होगा कि क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और क्यों। एक बहुत पावरफुल पॉइंट जो वो बताते हैं वो ये कि डिस्ट्रैक्शन की जड़ बोर्डम नहीं है, बल्कि डिस्कम्फर्ट है। हम अनकंफर्टेबल इमोशन से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हैं। जब कोई टास्क बोरिंग लगने लगता है, जब हम एंग्शियस फील करते हैं, या जब कोई कॉन्वर्जेशन इमोशनली चैलेंजिंग होती है, हम फ़ोन उठा लेते हैं, फीड स्क्रॉल करने लगते हैं। वो टेम्पररी एस्केप हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारी कैपेसिटी को कमज़ोर करता है। फरू सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने दिन को ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए जहां हमारी अटेंशन सेफ रहे। इसका मतलब है हमें इंटेंशनल बनना पड़ेगा। क्या देखना है, कब देखना है और कितना देखना है, ये तय हमें करना होगा। हर बार फ़ोन पर हाथ जाने से पहले खुद से पूछो, क्या ये ज़रूरी है? क्या ये मेरे गोल को सपोर्ट करता है? क्या ये मुझे क्लियर करता है या और कंफ्यूज करता है?
वो मॉर्निंग रूटीन्स के बारे में भी बात करते हैं, कैसे दिन की शुरुआत का तरीका पूरे दिन की टोन सेट करता है। अगर हम उठते ही फ़ोन देखने लगते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, तो हमारा माइंड रिएक्टिव मोड में चला जाता है। हम अपने दिन को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, बल्कि दिन हमें कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन अगर हम सुबह का पहला घंटा इंटेंशनल चीज़ों में लगाएं, जैसे जर्नलिंग, रीडिंग, साइलेंस, डीप वर्क, तो हमारी अटेंशन धीरे धीरे ट्रेन होने लगती है। इस अटेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए फरूक कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं। टाइम ब्लॉक्स का यूज़ करना, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स क्रिएट करना, डिजिटल डिटॉक्स लेना और सबसे ज़रूरी बोर्डम को टॉलरेट करना सीखना। जब हम बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठे रहते हैं तो शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वही बोर्डम आइडियाज़ में बदलने लगता है, क्लैरिटी में बदलने लगता है। हमारे बेस्ट थॉट्स तब आते हैं जब हम बस सोच रहे होते हैं, ना कि किसी फीड में डूबे होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जो वो बताते हैं वो है डीप वर्क और शैलो वर्क का फ़र्क। बहुत बार हम पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन कुछ मीनिंगफुल नहीं करते। हम ईमेल्स का रिप्लाई कर रहे होते हैं, मैसेजेस भेज रहे होते हैं, टैब स्विच कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी डीप नहीं होता। डीप वर्क वहीं पॉसिबल है जहां डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहां हमारा दिमाग फ्लो में जा सके, और उस जोन में पहुंचने के लिए अटेंशन को डिसिप्लिन करना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारी क्रिएटिविटी भी सफ़र करती है। हम सोचते हैं कि स्क्रॉलिंग से इंस्पिरेशन मिलेगा, लेकिन होता उल्टा है। माइंड ओवरवेल्म्ड हो जाता है, कंपैरिजन शुरू हो जाती है और खुद पर डाउट होने लगता है। फरूक कहते हैं कि असली इंस्पिरेशन साइलेंस से आती है। जब माइंड क्वाइट होता है तभी वो ऑब्जर्व कर सकता है, इमेजिन कर सकता है और क्रिएट कर सकता है। उनका पूरा मैसेज यही है कि डिस्ट्रैक्शन की प्राइस सिर्फ समय नहीं होती, वो हमारी पीस ऑफ माइंड, क्वालिटी ऑफ वर्क और हमारी आइडेंटिटी तक को अफेक्ट करती है। जब हम बार बार किसी दूसरे की आवाज़ सुनते हैं तो धीरे धीरे अपनी आवाज़ खो देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने ध्यान को रिक्लेम करें, उसे उस डायरेक्शन में यूज़ करें जहां ग्रोथ हो, क्लैरिटी हो और मीनिंग हो। ऐसा लगता है कि हम सब कभी ना कभी इस ट्रैप में फंसे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता भी हमारे पास ही है। बस चाहिए थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ा करेज और थोड़ा सा स्ट्रक्चर। हम सब अपने दिन को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं जहां नॉइज़ कम हो और पर्पस ज़्यादा। जब हम अपनी अटेंशन की वैल्यू समझने लगते हैं तो हम ऑटोमेटिकली सिलेक्टिव बन जाते हैं। हर चीज़ को कॉइन्स देना बंद कर देते हैं और उन्हीं चीज़ों को चुनते हैं जो रियल में मैटर करती हैं। और यहीं से शुरू होती है ध्यान से जीने की शुरुआत। फरू हमें डराते नहीं हैं, वो इंस्पायर करते हैं। उनका अंदाज ऐसा होता है जैसे कोई दोस्त धीरे से कह रहा हो, तू केपेबल है, बस थोड़ा कॉन्शियस हो जा। और शायद यही बात हमें अंदर तक छू जाती है। वो हमें सिखाते हैं कि आज की दुनिया में अटेंशन को बचा लेना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो अगली बार जब हम बेवजह फ़ोन उठाएं तो बस एक पॉज लें और खुद से पूछें, क्या मैं अपना सबसे कीमती एसेट किसी और को दे रहा हूं? अगर आंसर हाँ है तो चॉइस हमारे पास है, उसे वापस लेने की, उसे सही जगह इन्वेस्ट करने की और डिस्ट्रैक्शन के शोर में भी अपनी क्लैरिटी को बचाए रखने की। यही फोरू का सच्चा मैसेज है। अटेंशन को बचाओ क्योंकि यही तुम्हारा असली पावर है। कई बार हम रात को लेटकर सोचते हैं, काश उस वक्त ये किया होता, काश उस बात को सीरियस लिया होता, काश उस इंसान से खुलकर बात की होती। ऐसे काश ही तो असली रिग्रेट होते हैं। डेरियस फोरू इस इमोशन को बड़ी सादगी और सच्चाई से समझाते हैं। उनके मुताबिक रिग्रेट सिर्फ इसलिए नहीं आता कि हमसे कोई गलती हो गई, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि हमारे एक्शंस हमारे वैल्यूज से मैच नहीं करते। जब हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो दिल के सच से अलग होता है, तब रिग्रेट धीरे धीरे अंदर पनपता है। हम सब ने कभी ना कभी ये फील किया है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दिल से सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं या क्योंकि यही करना चाहिए। ये छोटी छोटी मिसमैचेस ही बाद में बड़े रिग्रेट्स में बदल जाती हैं। फरू यही कहते हैं, रिग्रेट को अवॉइड करने का तरीका ये नहीं है कि हम परफेक्ट बन जाएं, बल्कि ये है कि हम खुद से बार बार पूछते रहें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे लिए सच में इम्पॉर्टेंट है? ये सवाल छोटा सा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। इमेजिन करो, अगर हर दिन हर डिसीजन से पहले हम खुद से ये पूछें, क्या ये मेरे लाइफ के पर्पस से अलाइंड है, तो शायद हम बहुत सारे गलत स्टेप्स बचा सकते हैं। अक्सर हम ऑटो पायलट पर जीते हैं, सेम रूटीन, सेम जॉब, सेम कंप्लेंट्स, बिना ये सोचे कि क्या ये सच में वही चीज़ें हैं जो हमें फुलफिल करती हैं। और यहीं फरू कहते हैं, इस पैटर्न को तोड़ो। वो बताते हैं कि रिग्रेट सिर्फ पास्ट का पछतावा नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है।
जब हमें किसी चॉइस पर रिग्रेट होता है तो वह हमारे अंदर के किसी इग्नोर्ड ट्रूथ की तरफ इशारा कर रहा होता है। जैसे अगर किसी जॉब को लेकर रिग्रेट है तो शायद वो जॉब हमारे पैशन या वैल्यूज से मेल नहीं खा रही थी। अगर किसी रिलेशनशिप को लेकर पछतावा है तो शायद हमने अपने इमोशंस को ऑनेस्टली एक्सप्रेस नहीं किया था। रिग्रेट एक फीडबैक है, एक मिरर है जो दिखाता है कि हमने कहाँ खुद से समझौता किया। अब सोचो, अगर हम ये समझ जाएं कि रिग्रेट अवॉइड करने का तरीका यही है कि हम अलाइंड रहें, यानी जो सोचें वही बोलें और जो बोलें वही करें, तो लाइफ में क्लैरिटी खुद ब खुद आने लगती है। फरू हमें encourage करते हैं कि हम प्रोएक्टिव बने, यानी पहले से सोचें और डिसाइड करें कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तब हम वैल्यूज बेस्ड डिसीजंस ले पाएंगे। वैल्यूज का मतलब सिर्फ बड़े बड़े वर्ड्स नहीं है, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, ग्रोथ, करेज, बल्कि वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को मीनिंग देती हैं। फरू कहते हैं, अगर हम खुद के लिए क्लियर नहीं हैं कि हमारे वैल्यूज क्या हैं, तो हम दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर जीने लगते हैं, और जब हम दूसरों के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं तो रिग्रेट ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कई बार रिग्रेट तुरंत नहीं आता। आज कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और लगता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वही छोटी चीज़ हैवी लगने लगती है। ईयर्स लेटर हमें महसूस होता है कि हमने अपने ड्रीम्स को इग्नोर किया, अपनी आवाज़ को दबाया, अपनी प्रायोरिटीज़ को पोस्टपोन किया। फरू कहते हैं, फ्यूचर रिग्रेट से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रेजेंट में कॉन्शियस चॉइसेस लेना। उनका फोकस इस बात पर भी है कि हमें अपने इमोशंस को जज नहीं करना चाहिए, रिग्रेट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। वो कहते हैं, रिग्रेट को गिल्ट में बदलना ज़रूरी नहीं है, उसे एक गाइड की तरह देखो जो बताता है कि अब क्या बदलना है। ये शिफ्ट बहुत पावरफुल होता है जब हम रिग्रेट को सेल्फ ब्लेम की जगह सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। अब एक और लेयर जो फोरू इस डिस्कशन में जोड़ते हैं वो है टाइम। टाइम वो रिसोर्स है जो सबसे जल्दी खत्म होता है। रिग्रेट का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि हम सोचते हैं मेरे पास और टाइम होता तो मैं कर लेता, लेकिन सच ये है टाइम हमेशा लिमिटेड रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम आज ही ये क्लैरिटी लाएं, क्या जो मैं हर दिन कर रहा हूँ वो मेरे फ्यूचर सेल्फ को प्राउड बनाएगा। यहाँ पर फोरू बार बार अर्ज करते हैं कि अपने एक्शंस को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो। क्या हम अपने लाइफ डिसीजंस डर से ड्रिवन होकर ले रहे हैं या अपने वैल्यूज से? क्या हम वैलिडेशन के लिए किसी और की लाइफ जी रहे हैं या अपनी सच्ची इच्छाओं को फॉलो कर रहे हैं? जब हम खुद से ये सवाल पूछते हैं तो धीरे धीरे हमारी चॉइसेस क्लियर होने लगती हैं। अब ये मत समझो कि फिर किसी आइडियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो खुद कहते हैं रियल वर्ल्ड में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हमारे किस वैल्यू से कन्फ्लिक्ट करता है। अगर हमें ये क्लैरिटी है तो रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया होता है। कई बार हम सोचते हैं कि रिग्रेट से बचना है तो बस रिस्क मत लो, लेकिन फोरू इसे गलत मानते हैं। उनके अनुसार सबसे बड़ा रिग्रेट वही होता है जो हम कभी ट्राई ही नहीं करते। किसी ड्रीम को पूरी तरह जीने से डरना, किसी रिलेशनशिप में वल्नरेबिलिटी ना दिखाना, किसी टैलेंट को सप्रेस करना, ये सब साइलेंट रिग्रेट्स बन जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं लाइफ बोल्डली बट वाइजली जियो, अपने हार्ट की सुनो लेकिन दिमाग से चलो, एक्शन लो लेकिन वैल्यूज से अलाइंड रहकर। ये सारी बातें बड़ी रियल और रिलेटेबल लगती हैं, क्योंकि हम सब कभी न कभी उस मोड़ पर होते हैं जहां दो रास्ते होते हैं, एक आसान लेकिन बिना पर्पस वाला, और एक मुश्किल लेकिन मीनिंग से भरा हुआ। और फोरू यही कहते हैं, चूज द सेकंड वन, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है रिग्रेट फ्री लाइफ की। अगर आप किसी क्रॉस रोड पर हो, किसी कंफ्यूजन में हो कि क्या करना सही है, तो बस एक सवाल खुद से पूछो, क्या यह मेरे लिए सच में मायने रखता है? ये सवाल एक कंपास की तरह है, यह आपको डायरेक्शन देगा जब माइंड कंफ्यूज्ड हो, जब दुनिया की आवाज़ बहुत लाउड हो, और यही डायरेक्शन आपको उन रिग्रेट से बचाएगी जो दिल में सालों तक चुभते रहते हैं। फोरू की बातों से एक बात साफ होती है, रिग्रेट कोई दुश्मन नहीं है बल्कि एक टीचर है, लेकिन उससे सीखने के लिए हमें सुनना आना चाहिए, रुकना आना चाहिए, पूछना आना चाहिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सच में करना चाहिए? अगर हम रोज थोड़ा रुक कर ये सवाल खुद से पूछें तो शायद हमारी जिंदगी रिग्रेट फ्री नहीं तो कम से कम रिग्रेट अवेयर जरूर हो सकती है। आखिर में बात वही है, एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए हमें चाहिए क्लैरिटी कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, करेज उस रास्ते पर चलने की, और कंसिस्टेंसी उस ट्रूथ को हर दिन जीने की। और जब ये तीनों चीज़ें साथ आ जाती हैं तो रिग्रेट की जगह सेटिस्फैक्शन ले लेता है, गिल्ट की जगह ग्रोथ आ जाती है, और कन्फ्यूजन की जगह पर्पस। यही तो असली विन है।
यही फोरू का असली मैसेज है। अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज से मैच करो और देखो कैसे जिंदगी रिग्रेट से फ्री और मीनिंग से फुल हो जाती है। अब बात करते हैं उस इमोशन की जो हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं छिपा है, डर। एक ऐसा वर्ड जिसे सुनते ही दिल थोड़ा सिमट जाता है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई डर होता है। किसी को फेलियर का डर, किसी को रिजेक्शन का, किसी को अकेलेपन का, तो किसी को बदलाव का। लेकिन डारियस फोरू इस डर को थोड़ा अलग नज़र से देखने को कहते हैं। उनके अनुसार डर हमारा दुश्मन नहीं बल्कि एक गाइड है, एक सिग्नल है जो बताता है कि कहाँ हमें करेज की ज़रूरत है। स्टोइक फिलॉसफी भी यही सिखाती है कि डर को ख़त्म करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे ऑब्जर्व करो, समझो और यूज़ करो। जब भी हम कोई नया कदम उठाने की सोचते हैं तो सबसे पहले जो सामने आता है वो डर होता है। नया काम शुरू करना हो, किसी से दिल की बात कहना हो, कोई बोल्ड डिसीजन लेना हो, हर जगह डर सामने आ जाता है। फोरू मानते हैं कि इस डर से भागने की बजाय हमें खुद से यह पूछना चाहिए, इस डर के पीछे कौन सी अपॉर्चुनिटी छुपी है, क्योंकि डर वहीं आता है जहां कुछ मीनिंगफुल होता है, जहां कुछ बड़ा हो सकता है, जहां ग्रोथ की पोटेंशियल होती है। सोचो, अगर किसी इंसान को स्टेज पर बोलने में डर लगता है तो शायद वहीं उसकी ग्रोथ है, क्योंकि वहां उसका सेल्फ एक्सप्रेशन छुपा है। अगर किसी को जॉब छोड़कर अपना काम शुरू करने में डर लग रहा है तो शायद वहां उसकी फ्रीडम छुपी है। डर हमें बताता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही तो करेज का असली मतलब होता है। फोरू इस बात पर जोर देते हैं कि डर को सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। स्टोइसिज्म का नजरिया यह नहीं है कि मैं फियरलेस बन जाऊं, बल्कि यह है मैं डर को फेस करूं और फिर भी सही काम करूं। स्टोइक्स मानते हैं फियर एक नेचुरल इमोशन है। यह हमें अलर्ट करता है, प्रिपेयर करता है, लेकिन यह हमें रोकना नहीं चाहिए। बल्कि जब डर आता है तो वह एक सिग्नल है कि अभी हमें थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, थोड़ी एक्स्ट्रा क्लैरिटी और थोड़ी एक्स्ट्रा फेथ की ज़रूरत है। कई बार हम डर को ओवरथिंक करके बहुत बड़ा बना देते हैं। हम खुद को फ्यूचर के ऐसे सिनारियोज दिखाने लगते हैं जिनका कोई बेस नहीं होता। जो डर हमें रोक रहा है वो कई बार एग्जिस्ट भी नहीं करता। फोरू कहते हैं ज़्यादातर डर इमेजिनेशन से आते हैं, रियलिटी से नहीं। जब हम ये समझ जाते हैं कि डर सिर्फ माइंड में बना हुआ एक थॉट है तो उसकी पावर खुद ब खुद कम होने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान किसी पब्लिक इवेंट में जाने से डरता है तो वह पहले ही खुद को यह सोचकर थका देता है, अगर मैं ऑकवर्ड बिहेव कर गया तो, अगर लोग मुझे जज करने लगे तो। लेकिन ये सब माइंड की स्टोरीज हैं। असल वर्ल्ड में लोग ज्यादातर बिजी होते हैं अपने ही थॉट्स में। यही अवेयरनेस डर की चेन को तोड़ती है। फोरू एनकरेज करते हैं कि हम डर से भागे नहीं, बात करें। इमेजिन करो, डर तुम्हारे सामने एक दोस्त की तरह बैठा है। उससे पूछो, तू मुझे क्या दिखाना चाहता है? ये एक सिंपल शिफ्ट है लेकिन जबरदस्त पावर रखता है। जब हम डर के पीछे की कहानी समझते हैं तो उसमें छुपी क्लैरिटी को पकड़ सकते हैं। स्टोइसिज्म में एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, वर्चुअस एक्शन, यानी ऐसा एक्शन जो हमारे प्रिंसिपल से जुड़ा हो। करेज, ऑनेस्टी, सेल्फ कंट्रोल, विजडम। फोरू कहते हैं जब भी डर आए उसे एक ट्रिगर मानो वर्चुअस एक्शन के लिए। अगर आपको सच बोलने में डर लग रहा है तो शायद वही सच बोलना आपके लिए सही एक्शन है। अगर आप किसी अनफेयर सिचुएशन को चैलेंज करने से डर रहे हो तो वही करेज आपको बेटर इंसान बनाएगा। डर को जीतने की सबसे सच्ची टेक्निक है एक्शन लेना, बिकॉज फियर पैरालाइजेज बट एक्शन फ्रीज। फोरू की फिलॉसफी का यही कोर है। वो कहते हैं जितना हम डिले करते हैं डर उतना ही स्ट्रांग होता जाता है, लेकिन जैसे ही हम एक छोटा स्टेप लेते हैं डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और यही छोटे छोटे स्टेप्स हमें फियरलेस नहीं बल्कि करेजफुल बनाते हैं। ये फर्क बहुत जरूरी है। फियरलेस बनना फार्म अ डर ना होना, करेजफुल बनना फाइट डर होते हुए भी आगे बढ़ना। फोरू यही सिखाते हैं। ग्रेटनेस की जर्नी में डर आएगा ही। अगर डर नहीं आ रहा तो शायद वो रास्ता ही छोटा है। वो कहते हैं कि हर डर एक जैसा नहीं होता। कुछ डर लॉजिकल होते हैं, जैसे आग, हादसा, सेफ्टी कंसर्न्स, और कुछ डर होते हैं प्योरली साइकोलॉजिकल, जैसे लोग क्या सोचेंगे, रिजेक्शन या फेलियर का अंदेशा। स्टोइक माइंडसेट सिखाता है इन दो डर में फर्क करना सीखो। लॉजिकल डर में सेफ्टी रखो, साइकोलॉजिकल डर में सेल्फ अवेयरनेस लाओ। डर आपको स्लो कर सकता है, लेकिन अगर आप उसे समझें तो वही डर आपको सही डायरेक्शन में पुश कर सकता है। फोरू का एक और पावरफुल सुझाव है फियर जर्नल रखना। जब भी कोई डर सताए उसे लिखो। क्या डर है,